हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छाया, अब आप अच्छे से सो जाओ। कल आपकी मम्मी सुबह आपके पास आ जाएगी। गुड नाइट। छाया तो सोई है, फिर बच्चे की रोने की आवाज। तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम आओगे, पर मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं करता था, और मुझे यकीन था कि तुम आओगे। कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बात करो मुझसे। इतने समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखो, अब मुझे कुछ मत करना। हाँ, मुझे कुछ मत करना। मैं तो उल्टा तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे शेयर करो, मुझे शेयर करो कि तुम्हें किसने मारा है। बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कौन है तुम्हारा खूनी? कौन है, मुझे बताओ। हाँ माँ। माँ बस अभी पहुंची हूँ। माँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए और मुझे आना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं फिर से तुम्हें बुला लूंगी। ओके माँ, मैं फ्री होके फोन करती हूँ। ओके।
मुझे लगा था पागल है, कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन अब ये वो झूठ नहीं बोल रहे, सच में उसके पीछे कोई आत्मा थी। क्या आत्मा वात्मा, वैसा कुछ नहीं होता है। मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करती हूँ। वो तो पागल था, ये सब भी पागल हो गए तभी उसकी तरह बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, पागल तो नहीं था वो। अभी पिछली बार जो उसने बवाल किया, उसके बाद गया था मैं उसके घर, बिल्कुल सही था वो। पता नहीं इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा उसे। जो कुछ भी हुआ है ना, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये किसी आत्मा का काम है। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सोसाइटी को किसी की ना बुरी नजर लग गई हो। आई होप कि वो पागल ही हो, कहीं सचमुच आत्मा का चक्कर हुआ तो। पंकज, सीआईडी में रह के बेकार की बातें मत करो, समझे? सॉरी सर। खूनी ने सिर्फ खून नहीं किया है, बहुत मेहनत की है। ये देखो। सर लगता है ये किसी साइको का किया है सर। मुझे पता है ये किसने किया है। किसने? अरे वो आत्मा ने। अरे सब लोग नीचे खड़े रह के क्या बात कर रहे थे, आप सुनते ही नहीं हो कभी। वो लोग बोल रहे थे कि आत्मा ने ये सब किया है। पंकज, अंदर के कमरे में जाके देखो वहां का क्या हाल है। सर मैं? हाँ तुम, इट्स एन ऑर्डर। आप चलिए ना साथ में। जब देखो आत्मा आत्मा आत्मा। बॉडी की बड़ी बुरी हालत की है, सारी हड्डियां तोड़ डाली हैं। सर मुझे लगता है कि इसकी मौत इसकी गर्दन टूटने की वजह से हुई है। या तो किसी ने इसका गला दबा के इसे मारा है और उसी में इसकी गर्दन टूट गई, या फिर इसके सर पे चोट करके इसकी जान ले ली और उसके बाद गर्दन तोड़ दी। सर लेकिन इस तरह गर्दन तोड़ने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए, ये किसी कमजोर आदमी का काम नहीं है। सर सर सर, अंदर दोनों कमरों के सेल्स, वार्डरोब्स, लॉकर्स सब अपनी जगह पर है। वहां तोड़फोड़ की कोई निशानी नहीं है सर। लग ही रहा था, खूनी का मकसद चोरी नहीं है, जो कोई भी है सिर्फ इसकी जान ही लेना चाहता है। सर मगर एक बहुत अजीब चीज है सर। क्या? ऐसा लग रहा है कि अंदर दोनों कमरों में से छोटी छोटी चीजें को यहाँ पर लाकर जानबूझ करके तोड़ा गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आत्मा ऐसा करेगी क्यों? यार इसके खून की असली वजह तो डॉक्टर साणुक्य ही बताएंगे। इस बॉडी को फॉरेंसिक भेज देते हैं। और एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, सोसाइटी वालों से बात करता हूँ। तुम इसकी वाइफ से बात कर लो, पता तो चले ये आत्मा का चक्कर क्या है। ये आप लोग राजीव को कब से जानते हैं? सर कुछ महीने पहले ही यहाँ रहने आया था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बाद में क्या? साफ साफ बताओ, बाद में क्या? सर बाद में अजीब अजीब बातें करने लगा था और अभी 10-12 दिन से तो पागल ही हो गया था। पागल नहीं सर, नहीं, राजीव पागल नहीं था। तो फिर क्या तुम्हें भी लगता है इस घर में कोई आत्मा है? राजीव जब से ये आत्मा और आवाजों के बारे में बात कर रहा था, मुझे लगा कि शायद वो अपने डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन? हाँ, उनको पहले भी एक बार डिप्रेशन हो चुका था। उस समय उनका बर्ताव बहुत बहुत अजीब हो चुका था। लेकिन सर इस बार तो मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई थी, वो दवाइयां ले रहे थे। फिर एक रात क्या हुआ दोस्त रात? मधु मैंने फिर से आवाजें सुनी। मधु मैंने फिर से वो आवाजें सुनी। कैसी आवाजें? मैं तो यही हूँ, मैंने तो कोई आवाजें नहीं सुनी। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आवाजें सुनी तो सुनी ना, मानो ना मेरी बात। राजीव एक सेकंड, आपने दवाइयाँ ली है? इसका दवाई से क्या ताल्लुक? हाँ मैंने दवाई ले ली, पर मैं कह रहा हूँ ना मैंने अब आवाजें सुनी है। राजीव प्लीज मत मानो मेरी बात। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आवाजें सुनी मैंने आवाजें सुनी, वो आवाजें मुझे आ रही है तो बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगा ये आत्मा, ये आवाज है जिसके बारे में राजीव बात कर रहा है, ये सब उसका भ्रम है। मुझे नहीं लगा था कि ये सब
सच हो जाएगा। अच्छा राजीव, ये जो आवाजें सुनता था, ये इसके बारे में कुछ डिटेल में बता सकती हो तुम? कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, उसका कोई खास दोस्त जिससे हम राजीव के बारे में कुछ पता लगा सकें? खास दोस्त तो नहीं, लेकिन एक विनीत है, उसने हमें ये फ्लैट दिलवाया था। विनीत? हाँ सर, सर मैंने उसे ये घर दिलवाया था 11 महीने के लीज पर। अब सर मेरा तो काम ही यही है। अब इसके पहले भी मैं कई लोगों को वो घर दिलवा चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या क्या नहीं कहा? सर यही कि ये घर ठीक नहीं है और यहाँ पे आत्मा है। क्या राजीव ने ऐसा कहा? सर पहले तो तमीज से बात करता था, फिर चीखने चिल्लाने लगा और धमकियां भी देने लगा। और कल ही की बात है, कल तो सोसाइटी की मीटिंग में घुसकर उसने। लेकिन मैंने सोसाइटी में सोलर पैनल लगाने की बात की है। बस एक बार लग गया तो पूरे एरिया की सोसाइटी में हमारी सोसाइटी बेहतरीन कहलाएगी। गलत गलत कह रहे हैं आप, ये सोसाइटी बिल्कुल बकवास है। अब क्या हो गया मिस्टर राजीव? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जरूर कुछ होने वाला है, और इस सब के जिम्मेदार आप सब हो गए। अरे आप सबने मिलकर मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? और स्पेशली विनीत, तुमने धोखा दिया है मुझे। कौन सा झूठ मिस्टर राजीव? क्या आपको आज की मीटिंग के बारे में पता नहीं था? आपको खून के बारे में पता था, जो मेरे फ्लैट में हुआ है? मेरे घर में खून हुआ है, फिर आप सबने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? अरे कौन सा खून मिस्टर राजीव? मैं यहाँ तब से रह रहा हूँ जब से ये बिल्डिंग बनी है, एंड ट्रस्ट मी, आपके फ्लैट में तो क्या, यहाँ पे किसी भी फ्लैट में कोई भी खून नहीं हुआ है। खून हुआ है और आत्मा भी है, और उसका नाम भी जानता हूँ, लल्लन। मिस्टर राजीव, इस नाम का आदमी यहाँ रहता ही नहीं, और ना कभी आपके फ्लैट में रहता था और ना किसी और के फ्लैट में। लेकिन लल्लन की आत्मा मेरे फ्लैट में है। अरे वो मुझे परेशान कर रही है, मेरा जीना महाल कर रखा है उसने। अरे तरह तरह की आवाजें आती है, कभी लाइट बंद हो जाती, कभी लाइट अपने आप चालू हो जाती। देखिए मिस्टर राजीव, बिजली का प्रॉब्लम है कुछ दिनों से, और उसी के लिए तो आज की ये मीटिंग रखी गई थी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी में सोलर पैनल लगाना। देखिए, लल्लन की आत्मा इंसाफ मांग रही है और उसे मुझे इंसाफ दिलाना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, आप सबको नहीं छोड़ेगी, सबका जीना महाल कर देगी। बोल रहा हूँ मैं आप सबको। बस सर, फिर वो वहां से चला गया, और सर आज विजय जी का फोन आया तो पता चला कि यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। सर एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट सर। सर ये जरूर किसी बुरी आत्मा का काम है सर। कोई इंसान बिना आवाज के इतना सब कुछ कैसे कर सकता है सर? अरे यार, अनपढ़ों की तरह बातें मत करो पंकज। अच्छी बुरी आत्मा कुछ नहीं होती है। पहले इनको समझा के परेशान हो गया था, अब तुम आ गए। ये किसी इंसान का काम है। इसने घर के पावर के साथ छेड़छाड़ की है और दरवाजे के नट बोल्ट ढीले कर दिए हैं। देखते हैं राजीव की बीवी दया को क्या बताती है। आप प्लीज अपना और छाया का ख्याल रखिए। सर, राजीव के फोन में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। ये ऑनलाइन टैक्सी ऐप, मधु को राजीव की सारी लोकेशंस के बारे में पता था, सिवाय एक, इसके। माधव जी, माधव जी, हम लोग सीआईडी से हैं। माफ करना, बिना इजाजत के हम लोग अंदर आ गए। आपसे कुछ अर्जेंट काम था। क्या परेशानी है आपको? आपका एक क्लाइंट था, राजीव। था मतलब? अब वो नहीं है, किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका खून कर दिया। बहुत बुरा हुआ। बहुत अच्छा इंसान था वो। मुझे मालूम था कि उसकी मानसिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। आप राजीव के बारे में कुछ और बता सकते हैं? एक दिन वो मुझे अपने घर पर ले गया। उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई आत्मा उसके घर में है, मगर ये उसका वहम था। मैं उस घर पे था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तसल्ली के लिए मैंने उसे एक कार्य दिया कि रोज दिनचर्या एक डायरी में भरो। डायरी? लेकिन हमें उसके घर से ऐसी कोई डायरी नहीं मिली। मिलेगी कैसे? वो डायरी उसने मुझे परसों ला के दी, मगर उसकी लिखावट इतनी बुरी थी कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया। लल्लन के बारे में कुछ लिखा है डायरी में? सर लिखा तो है। क्या?
लेकिन उन पोर्शंस में जहाँ राइटिंग बहुत खराब है, जैसे ये देखिए, ड्राउंड एंड किल्ड, नहीं किल्ड, ड्राउंड एंड किल्ड। ड्राउंड एंड किल्ड मतलब पहले डुबाया और फिर मारा। हाँ सर के बोल। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा सारुण के कह रहा है कि राजीव की मौत उसके सिर पर जो चोट लगी है ना उससे हुई है। उसकी गर्दन और हड्डियां उसके मरने के बाद तोड़ी गई है। लेकिन सर अगर वो पहले ही मर चुका था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? वही तो सर मुझे पता है सर, क्योंकि राजीव बता रहा था कि वो आत्मा बहुत गुस्से में थी सर, वो बदला लेना चाहती थी। और मैंने तुम्हें ललन की मौत की वजह पता करने के लिए भेजा था, उसका क्या पता चला? सर आसपास के पुलिस स्टेशन में सर ललन नाम के किसी भी आदमी की खून की या मिसिंग रिपोर्ट नहीं है सर। पंकज, सिर्फ आसपास के पुलिस स्टेशन नहीं, सारे के सारे पुलिस स्टेशन में जाओ और पता लगाओ। सिर्फ खून के बारे में नहीं, डूब कर मरने वाले लोगों के बारे में भी जाओ जल्दी। और पूर्वी, इस डायरी के एक एक शब्द को डिकोड करो, एक एक शब्द को डिकोड करो। इस लल्लन की आत्मा के बारे में हमें सब कुछ पता चलना चाहिए। सर 2 और वर्ड्स मिले, ज्वेलरी स्टोर। सर इन वर्ड्स का कनेक्शन भी उन आवाज़ों से है जो वो सुनता था, क्योंकि ये भी लल्लन ड्राउंड और किल्ड के पास ही लिखा है। और जब भी उसने आत्मा और आवाज़ों के बारे में बात की है या लिखा है, उसकी हैंडराइटिंग बिगड़ गई। सर ललन की लाश मिली है सर, उसका पोस्टमार्टम हो गया है सर। कल रात में नाले में डूब के वो मर गया। What? कल रात को? हाँ सर। सर अगर लल्लन कल रात को मरा है तो उसकी आत्मा राजीव से कैसे बात कर रही थी? वही तो सर, लल्लन चोर था, तिजोरी तोड़ने में एक्सपर्ट। बहुत सारी तिजोरियां तोड़ के उसने लूटी है सर, और इस सिलसिले में बहुत बार जेल भी गया है वो। आप? जी मेरा नाम गायत्री है, मैं मॉर्ग गई थी लल्लन जी की बॉडी क्लेम करने। लल्लन के साथ क्या रिश्ता आपका? जी हमारी शादी होने वाली थी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो शराब छोड़ने वाला था। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। पता नहीं ये सब कैसे। अच्छा आजकल काम क्या करता था वो? किन लोगों से मिलता था, कुछ पता है आपको? सर मुझे तो वो जब भी मिलता था बस शादी की बातें करता था, और कितनी बार मुझे ज्वेलरी शॉप पे लेके गया, वो भी एक ही ज्वेलरी शॉप पे अंगूठी दिलवाने के लिए। ओह, तो उसने वो अंगूठी दिलवाई आपको? कहाँ सर, उसे कोई अंगूठी पसंद नहीं आती थी। जब भी शॉप पे जाता था कहता था कुछ और अच्छा दिखाओ, कुछ और अच्छा दिखाओ। उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था सर। कौन सी दुकान में लेकर गया था वो? क्या नाम क्या है दुकान का? ओरो ज्वेलर्स। ठीक है गायत्री, तुम जा सकती हो। थैंक यू वेरी मच। पंकज लाइक आइए चलिए। सर इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि लल्लन उस स्टोर में ज्वेलरी खरीदने नहीं बल्कि लूटने के हिसाब से बार बार जा रहा था। पूरी सर ओरो ज्वेलर्स ने तो किसी चोरी या लूट की रिपोर्ट लिखवाई नहीं है। तो क्या हुआ? चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो इसका मतलब ये नहीं कि चोरी हुई ही नहीं। चोर के घर में ही चोरी हो जाए तो रिपोर्ट कहाँ लिखवाएगा सर? हाँ दया, अच्छा तुम्हें नहीं लगता पूर्वी को कुछ नई ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? ये सब तो बहुत आम है, कुछ भी अच्छा नहीं। चलिए चलते हैं। अरे मैडम रुकिए रुकिए, मैडम क्या चाहिए आपको, एक मौका तो दीजिए। कुछ खास, रॉयल यू नो। खास?
अरे हिम्मत, वो खास सामान लेके आना तिजोरी से। डिस्काउंट भी हो जाएगा, लेकिन कैश पेमेंट करना पड़ेगा और इसका बिल नहीं दूंगा मैं। पैक करवा दूं? वो आप हम पे छोड़ दीजिए, इसे पैक भी करवा देंगे और ये जिसका है उस तक पहुंचा भी देंगे। मतलब किसके पास? उसी के पास जहां से ये चोरी हुआ है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? कुछ दिन पहले तुम्हारी दुकान में डाका पड़ा था और तुमने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई, क्यों? क्योंकि तुम्हारी तिजोरी में यहाँ पे चोरी का सामान पड़ा है। हाँ? अच्छा ये बताओ, चोरी हुई कैसे? इतनी बड़ी दुकान है, अलार्म नहीं बजा? अलार्म सिस्टम को लुटेरे ने पहले से खराब कर दिया था, कैसे पता नहीं। पूर्वी, तुम यहाँ के अलार्म सिस्टम और इस लॉकर के डमी मॉडल को लेके फॉरेंसिक लैब में जाओ और डॉक्टर सालुंके की मदद से पता करने की कोशिश करो कि अलार्म सिस्टम फेल क्यों हुआ। तब तक मैं और फ्रेडी यहाँ का अलार्म सिस्टम चेक करता है। छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। लॉकर खोलना छोड़ दे, तू तेरे से नहीं होगा। अरे रुको ना यार, बस की बात क्या नहीं है। तिजोरी अब तक इसलिए नहीं खुल रही थी क्योंकि मैं लल्लन की तरह से सोच रहा था। बॉस, अब मैं सालुके का दिमाग लगाता हूँ। यार तू कर क्या रहा है? एक मिनट यार, जरा धमाके का इंतजार करो ना। धमाका? छोटा सा। अब इस सेफ का अलार्म डिसेबल हो गया। अब चाहे इसे ब्लूटूथ से, क्रोबार से, इसके कोड से या किसी भी और तरीके से इसे खोला जा सकता है। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख लो। सर लेकिन ये आपने किया कैसे? एक बार दया को और फ्रेडी को आ जाने दो ज्वेलरी शॉप से, सब बता दूंगा। सर ज्वेलरी शॉप के अलार्म की वायर तो जली हुई है। वो तो होना ही था। बॉस, चोर ने भी इस सेफ के साथ वही किया जो हमने अभी अभी यहां किया। धमाका। क्या कहा तूने? धमाका? क्या कहने का मतलब क्या है तेरा? दोस्त, इस सेफ का अलार्म एक स्पेशल सर्किट पर काम करता है और उस सर्किट को एक निश्चित एम्पियर का करंट ही चाहिए होता है। अगर जरूरत से ज्यादा करंट दौड़ा दिया गया तो धमाका होता है, सर्किट फेल हो जाता है, तो अलार्म का पावर कट हो जाता है। लेकिन इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिसने इस सर्किट को अच्छी तरह से स्टडी किया हो और इसकी खासी प्रैक्टिस की हो। पावर कट की प्रैक्टिस? सर, राजीव की बिल्डिंग में बार बार पावर कट होता था सर। इसका मतलब
इसका मतलब है कोई वहां बिल्डिंग में बिजली का ये एक्सपेरिमेंट करा रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है दया कि वहां पर कोई आत्मा नहीं, वो आवाजें जो राजीव ने सुनी वो उन्हीं गुनहगारों की प्लानिंग थी। पर ये आवाजें राजीव ने सुनी कैसे? फिर वो कौन है जो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है? फिर वहां बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करते हैं, शायद मुझसे कुछ पता चल जाए। बिल्कुल दया, बिल्कुल। सर, लल्लन के साथ साथ एक और नाम डिकोड हुआ, हिरेन। हिरेन? हिरेन? ये हिरेन जरूर लल्लन का साथी होगा। पूर्वी, इस हिरेन का पता लगाओ। जेल से शुरू करो। इस धमाके की शुरुआत वहीं से हुई है, उसी जेल से। ये लल्लन है, ये 2 साल इसी जेल में था और 2 दिन पहले इसकी मौत हो गई। हमें शक है कि इसके साथी ने इसका खून किया है, जो शायद उसको यहीं मिला था। हिरेन। हिरेन? लल्लन का तो मुझे पता नहीं, पर हिरेन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वही जो बैंक के पैसे लूट कर भागा था और भागते भागते गलती से उसने अपने ड्राइवर के पैर में गोली मार दी थी। जेल में बड़ा घबराया रहता था। उसका फोटो और उसका नंबर मिल सकता है? जी हाँ, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। जरा जल्दी कीजिए। जी। क्योंकि अगर ये हिरेन लल्लन का खूनी नहीं तो फिर अगला नंबर उसका ही है। सर बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी मीटर और कुछ महीने पहले के बिल्स हमने चेक किए सर। ऐसा कुछ अबनॉर्मल नहीं आया था रीडिंग में सर। हमें नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ सर। ये आवाज? छाया, भूख लगी होगी इसलिए उठ गई है। मैं आती हूँ। कमाल है सर, बच्चा यहाँ पे नहीं है, फिर भी उसके रोने की आवाज वहां से यहाँ तक आ रही है। इस चीज के जरिए ये चीज क्या है? बेबी मॉनिटर। बेबी मॉनिटर? सर, वो आत्मा कितनी बेरहम है, उसने बेबी मॉनिटर भी तोड़ दिया था, मुझे याद है सर। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? सर, आप दोनों जो सोच रहे हो जरा हमें भी बताओ ना। देखो बेटी, ये बेबी मॉनिटर जो है वो ये वॉकी टॉकी रेडियो जैसा डिवाइस है ना। एक बेबी के कमरे में है और एक आपके पास। बेबी चाहे जितना भी दूर हो, उसकी आवाज इस मॉनिटर तक आ सकती। बेबी के कमरे में कुछ भी होगा, इस मॉनिटर से हमें पता चल जाएगा। समझे कुछ? ओह, मतलब पंकज, ये आत्मा बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। कैसे सर? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। अगर ये बेबी मॉनिटर अपने ये वायरलेस फोन की तरह काम करते हैं तो इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वहां आसपास कोई और डिवाइस है उसी फ्रीक्वेंसी की, तो ये बेबी मॉनिटर उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगी और वहां पे जो आवाजें हैं वो यहाँ पे आ सकती है। आपको समझ में आया? थोड़ी देर में समझ जाऊंगा सर। क्या तुम ज्यादा समझो मत, समझे? तुम जाओ फॉरेंसिक लैब, डॉक्टर सालुंके से मिलो, वो तुम्हें एक डिवाइस देंगे, लेकर आओ। मैं उनसे फोन पे बात करता हूँ।
आवाज नहीं आ रही। लगता है बेबी सो गया। सर, ये पुराना बेबी मॉनिटर का यूजर मैनुअल है, आपको देखना था। हम लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। ये सालून के सर ने दिए। सर ये है क्या? बस यूं समझ लो पंकज कि अब हम इससे आत्मा देख पाएंगे। दरवाजा बंद कर लो, कहीं आत्मा अंदर नहीं आ जाए। यहाँ पे तो सिग्नल बहुत वीक है यार। एक मिनट। लगा नहीं था असली आत्मा इतनी जल्दी दर्शन दे देगी। चलो अब राजीव की आत्मा से इसकी बात करा देते हैं। हेलो। तूने मुझे क्यों मारा? मुझे मार के मेरी बच्ची को बेसहारा कर दिया। क्या? मुझे सब पता है। पहले तूने लल्लन के साथ मिलके ज्वेलरी शॉप लूटी, फिर मुझे मार दिया क्योंकि मैं सब जानता था, और फिर तूने लल्लन को भी मार दिया और लूट का सारा माल खुद दबा लिया। तुम हो कौन? राजीव, तुम्हारा पड़ोसी। क्या? हिरेन, तुम इस अरुण को जानते हो? इसे बचाने की कोशिश मत करो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें आज जान से मारने वाला था? अरे मैडम, मैंने कहा ना मैं एक शरीफ आदमी हूँ, और ये चाकू मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। चुप। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? हाँ? जब पूछा जाए तब मुंह खोलना, समझे? बोलो, पहचानते हो उसे? चलो कोई बात नहीं, नहीं पहचानते हो तो, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक दूसरा आदमी पेश करता हूं मैं। उसके साथ तुमने और लल्लन ने मिलकर ज्वेलरी शॉप लूटा था। रेडी? नहीं पहचाना? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, वरना। जी सर, मैं इन्हें जानता हूँ, ये आतिश भाई हैं। कैसे जानते हो तुम इसे? जी, इन्होंने हमें एक काम दिया था। कैसा काम? जी, ओग्रो ज्वेलरी शॉप को लूटने का काम। इन्होंने कहा था कि ये अलार्म संभाल लेंगे, हमें सिर्फ तिजोरी तोड़नी है। लेकिन इसका असली प्लान कुछ और ही था। किसी ने लल्लन को मारा और उसका हिस्सा भी इसने खुद रख लिया। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। सर, मैंने किसी को नहीं मारा। सर, इस काम के लिए तो मैंने अरुण को हायर किया था। ए चुप, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सर झूठ बोला, मैंने तो सिर्फ एक ही खून किया, वो भी लल्लन। सर, इसकी बातें बताइए, ये एक नंबर का झूठा है। चुप। तुम सिर्फ इतना बताओ, तुमने अरुण के जरिए लल्लन को क्यों मारा, और फिर ओरो ज्वेलरी शॉप ही क्यों? मैं वहां वायरिंग का काम करने के लिए गया था। तभी मैंने वहां कुछ लोगों को देखा जो शायद चोरी का माल बेचने के लिए आए थे। बस तभी मैंने प्लान बनाया कि अगर यहाँ पे चोरी की जाए तो ये लोग कभी भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे। इसके लिए फिर मैंने वहाँ पे उनका अलार्म सिस्टम चेक किया, और देखते मैं समझ गया कि अगर पावर ओवरलोड किया जाए तो अलार्म फेल हो सकता है।
पर इसके लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जरूरत थी जो तुमने खुद घर बैठ के बनाया, हाँ? और यही एक्सपेरिमेंट करते समय बिल्डिंग की लाइट बार बार जा रही थी, क्यों? जी। लेकिन इस सब कुछ में राजीव का क्या लेना देना है? मेरे पति को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्योंकि राजीव ने इनका सारा प्लान सुन लिया था। उसने इसकी और हिरेन की बातें सुन ली थी। उसने इसके और लल्लन की बातचीत भी सुन ली थी। उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था उस बेबी मॉनिटर के जरिए। लेकिन बेचारे राजीव को ऐसा लग रहा था कि आवाजें आत्मा की है। अब बताओ क्या हुआ था उस रात? उस दिन जब मीटिंग में राजीव ने लल्लन का नाम लिया तो मैं बहुत घबरा गया। खून हुआ है और आत्मा भी है, और उसका नाम भी जानता हूं, लल्लन। मुझे लगा कि अगर राजीव पुलिस के पास चला गया तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। पर मैं उसको मारना नहीं चाहता था। मैं तो उसके घर भी गया था। हाय, हम आतिश। मैं आपका पड़ोसी हूँ, ये नीचे वाले फ्लोर पे रहता हूँ। आप लोग नए आए हैं तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई जाती। ऐसा लगता है कि कोई कुछ कहना चाहता है मुझसे। आवाजें? कहां से? पूरे घर से, खासतौर पे उस कॉरिडोर से। उसके घर पे जब मैंने बच्चे के कमरे में बेबी मॉनिटर देखा तो मैं सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसी तरह का बेबी मॉनिटर मेरे घर पे भी है। अच्छा। मैं समझ गया कि वो एक्सीडेंटली मेरी सारी प्लानिंग सुन सकता था, इसलिए उस बेबी मॉनिटर को खत्म करना बहुत जरूरी था, और साथ में राजीव को भी। अरुण तो लल्लन और हिरेन को मारने ही वाला था। अगर राजीव पुलिस के पास चला जाता तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाता। इसलिए मैंने काम को ऐसे अंजाम दिया कि सबको राजीव की आत्मा वाली बात सच लगे। और इसीलिए तुमने राजीव को जान से मारने के बाद भी उसकी गर्दन और हड्डियां तोड़ दी, ताकि देखने वाले को लगे कि ये किसी इंसान का काम नहीं है ना? सर मैंने तो अपनी तरफ से प्लान एकदम फुल प्रूफ बनाया था, पर पता नहीं गलती कहाँ हुई। डायरी? वो तो मैंने छुपा दी थी। जो डायरी तुमने गायब की उसमें कुछ नहीं था। पहली वाली डायरी हमारे पास है, और उसी के जरिए पहले लल्लन और फिर हम तुम तक पहुंच पाए। तुम खुद भी तो एक पिता हो। खुद को बचाने के लिए तुमने एक बच्चे से उसके पिता को ही छीन लिया। सिर्फ एक बच्चे का नहीं, दो बच्चों के बाप छीन लिए। अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी पत्नी के पास जाएगा, और तुम सब जाओगे अपनी असली जगह, जेल। पेड़ी, पंकज। चलती गाड़ी में सोना अच्छी बात नहीं है।
हाँ विनीत। लीला हेल्प मी, लीला प्लीज हेल्प मी लीला। क्या हो गया विनीत, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? लीला ये लोग मुझे मार डालेंगे लीला। कौन मार डालेगा विनीत, तुम किसकी बातें कर रहे हो? लीला आई थिंक मैं लाइफ में कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगा लीला। विनीत बकवास बंद करो। कहाँ पे हो तुम, मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। मैं सेबेस्टियन रोड पे हूँ, पुराने पोस्ट ऑफिस के पास। विनीत एक काम करो, तुम वहीं पे रुको, मैं टैक्सी लेके अभी वहीं पे तुम्हें लेने आती हूँ। हेलो लीला। हेलो विनीत, तुम ठीक हो? फोन को भी हेलो लीला। कि फोन को भी अभी कटना था। भगवान प्लीज हेल्प मी, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो प्लीज। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। हेलो मैम, मैम प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैम मेरे पति इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या सब क्या हुआ आपके पति को? मैम उनकी जान खतरे में है, कोई उन्हें मारना चाहता है। मैम प्लीज उन्हें बचा लीजिए प्लीज। क्या वो इस वक्त आपके साथ है? नहीं मैम, मैम वो इस वक्त अपनी गाड़ी में है। वो सेबेस्टियन रोड के पास जो पुराना वाला पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे है। अच्छा सुनिए मैम, देखिए हमारे 2 ऑफिसर्स उसी एरिया में हैं। आप हमें आपकी गाड़ी का डिटेल दीजिए। व्हाइट बैक्स्टर है और गाड़ी का नंबर है 2536। मैम आप उन्हें बचा तो लेंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा। ओके पूर्वी, अभिजीत को फोन करो, उसे गाड़ी की डिटेल्स दे दो और उससे बोलो कि अर्जेंट है। यही नंबर है। ये गाड़ी ऐसे क्यों चला रहा है? ये तो एक्सीडेंट कर देगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। किससे बातें कर रहा है? गाड़ी में तो कोई नहीं है। अरे विनीत किससे बात कर रहा है? गाड़ी में कोई नहीं है। अंधे हो तुम लोग, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इतने सारे लोग मुझे बुला रहे हैं। कर क्या रहा है ये? मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। पागल हो गया लगता है। विनीत, 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 तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, रुक जाओ। अंकल मेरे साथ खेलो ना, बहुत मजा आएगा। विनीत गाड़ी रोको, साइड में लगाओ। रुक जाओ विनीत, विनीत। विनीत, ओह नो, ये तो मर चुका है। स्मेल है। शराब पी के गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये गाड़ी में बात कैसे कर रहा था? शराब के नशे में बड़बड़ा रहा होगा। शराब पी के तो यही होता है, एक्सीडेंट। आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि विनीत को कुछ नहीं होगा, तो मेरे क्या हो गया? देखिए मैडम, अगर उनकी जान को किसी और से खतरा होता तो हम उन्हें जरूर बचा लेते, लेकिन वो तो खुद ही शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। आप तो जानती हैं कितना खतरनाक है। नहीं, उनकी जान खुद उनकी वजह से नहीं गई है, बल्कि उन लोगों की वजह से गई है जो इतने दिनों से उन्हें परेशान कर रहे थे। कौन लोग? सुबह शाम सोते जागते हर वक्त वो उन्हें सताते रहते थे। वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने बिजनेस पे भी पूरी तरह से ध्यान देना बंद कर दिया था। किन लोगों की बात कर रही हैं आप? जरा साफ साफ बताइए। मैम, विनीत की मौत हमारे सामने हुई थी और उस वक्त कार में उसके अलावा और कोई भी नहीं था।
तो उसकी मौत का दोष आप किसी और को कैसे दे सकती हैं? क्योंकि उनका खून हुआ है। मर्डर है ये, मर्डर। मर्डर हुआ है? आप जानती है किसने किया ये? आत्माओं ने। भले ही आप लोगों ने वो आत्माएं नहीं देखी होगी, लेकिन विनीत उन्हें साफ साफ देख सकते थे। सीआईडी आत्माओं को नहीं मानती। आप भी मानते सर। अगर आपने वो 2 हफ्ते पहले वाला नजारा देखा होता। लीला उठो, उठो लीला, लीला उठो। विनीत, विनीत, लीला, क्या हुआ विनीत? वहाँ देखो, कबर्ड के ऊपर। क्या है वहाँ विनीत? लीला, कबर्ड के ऊपर मुझे घूर रहा है। लीला, मुझे सोने नहीं दे रहा वो। विनीत, वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तुमने ना जरूर कोई बुरा सपना देखा है। चलो आगे सो जाओ। मैंने कोई सपना नहीं देखा और वो देखो अभी भी घूर रहा है और तुमको दिख क्यों नहीं रहा यार? विनीत, वहाँ पे कुछ नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है विनीत, तुम आगे सो जाओ। चलो, कुछ नहीं है विनीत। मैंने ना बुरा सपना देखा है, इसलिए ये सब हो रहा है। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। 1 मिनट, ये विनीत किस चीज के लिए माफी मांग रहा था? ये तो मुझे भी नहीं पता सर। विनीत काम क्या करता था? सर, उनकी कंपनी हॉस्पिटल्स में मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती थी। आप श्योर है कि वो विनीत का खून आत्मा नहीं किया? सर, मुझे पहले तो नहीं लगता था, क्योंकि ना तो मैंने कभी कोई आत्मा देखी थी और न ही कभी मैंने उनकी आवाज सुनी थी। लेकिन बाद में मुझे विनीत की बातों पे यकीन होने लगा कि वो सच कहता था। हाँ बॉस, इसकी मौत की एक ही वजह नजर आ रही है, इसके सर पर लगी हुई है चोट जो इसे एक्सीडेंट के दौरान लगी। पक्का डॉक्टर साहब, कोई और वजह नहीं? अब विसरल सैंपल्स को चेक करना अभी बाकी है, लेकिन प्राइमा फेसी तो यही दिखता है कि मौत की वजह एक्सीडेंट है। और बॉस, इसके खून में हमें अल्कोहल की बहुत ज्यादा मात्रा मिली। मुझे लगता है उसी की वजह से इसे हेलुसिनेशन होने लगे और इसने टक्कर मार दी। मतलब ये खून का मामला नहीं है। हम फ्यूनरल के लिए बॉडी को लौटा सकते हैं। अगर कुछ डाउट हुआ तो विसरल सैंपल से पता लग जाएगा। पता नहीं सर क्यों अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस उतना सीधा नहीं है, क्योंकि जब हमने लीला से पूछा कि ये विनीत किससे माफी मांग रहा था तो वो बात को टाल गई। हम लोग भी फ्यूनरल में जाएं क्या? वहाँ रिलेटिव भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, देखते हैं कुछ पता चलता है। जाओ, जरूर जाओ फ्यूनरल में। अच्छा हुआ मर गए, ऐसे गलत लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी मौत इससे बदतर होनी चाहिए थी। बस अब उस दिन का इंतजार है जब उन दोनों की भी चिता जलते हुए देखूंगा। उस दिन तुम सबको बहुत बड़ी पार्टी दूंगा मैं। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? हाँ? यहाँ पर एक आदमी की चिता जल रही है, शौक मनाने के बजाय जश्न मनाने की बात करो तुम लोग। क्यों ना मनाऊं जश्न? अरे असली जश्न तो उस दिन मनेगा जिस दिन ये दोनों भी अग्नि की भेंट चढ़ेंगे। वो दोनों अग्नि की भेंट चढ़े या ना चढ़े, तुम सीआईडी के हत्थे जरूर चढ़ोगे। सर, अगर आप लोग सीआईडी से हैं तो आपको मुजरिमों का साथ देने के बजाय हम लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए सर। एक मिनट, कहना क्या चाहते हो? पूरी बात बताओ। सर, मेरा नाम रोहित है और मेरे पिताजी पर्पल हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर सर, वो वेंटिलेटर पे। डॉक्टर, नर्स डॉक्टर का रिलैक्स। मेरे पिताजी मर रहे हैं वहाँ पे, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? शोर न मचाऊं तो क्या करूं? मेरे पिताजी मर रहे हैं वहाँ पर और आपका स्टाफ यहाँ बैठकर मक्खियाँ मार रहे हैं। आप शांत हो जाइए प्लीज, आप जाइए पेशेंट के पास, हम आते हैं। मैम प्लीज जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ।
गजब हो गया। सारे के सारे वेंटिलेटर्स एक एक करके बंद हो रहे हैं। यस मैम, हमारे 2 इंटर्न्स मैनुअली ऑक्सीजन दे रहे हैं कुछ पेशेंट्स को। मैम, हर पेशेंट के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर वेंटिलेटर्स ठीक नहीं हुए तो पेशेंट मर जाएंगे। धीरे बोलो। अरे ये हॉस्पिटल के रेपुटेशन का सवाल है। अगर मरीजों के घर वालों को पता चल गया है ना, फिर बवाल हो जाएगा। आप प्लीज 2 मिनट का वक्त दीजिए, हम सोल्यूशन। मैम, एक एक करके सारे वेंटिलेटर्स बंद हो रहे हैं। बाकी के वार्ड्स में चेक करो। ओके मैम। अरे वो सप्लाई विनीत को फोन करो ना, वो ही अभी कुछ कर सकता है। बस टेंशन लेने की जरूरत। डॉक्टर महक, हुआ क्या है सर? वेंटिलेटर बंद हो रहे हैं सारे। आप प्लीज शांत रहिए, मैं बात करती हूँ ना। सर, एक एक करके सारे वेंटिलेटर्स बंद हो गए। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तो किसी हॉस्पिटल में फोन करो ना, वहां से मंगवाओ। अरे राजा, फोन लगाओ और मैं एक काम करूँ, टेक्नीशियन जो यहाँ पर है उसको बुलाओ। राजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें सुनाई नहीं देता सर क्या आप कह रहे हैं? आप लोग क्या डिस्कशन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरे पिताजी मर जाएंगे वहां पर। प्लीज जल्दी आइए, प्लीज। बस आते ही है, प्लीज। मैम, वेरी बैड न्यूज। 2 पेशेंट्स की जान चली गई है। 5 पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। सर, अगर आज हम लोगों का परिवार हमारे साथ नहीं है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये 3 लोग हैं, विनीत, महक और राजा। ये विनीत तो इक्विपमेंट सप्लाई करता था ना? जी सर। और ये महक राजा? सर, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन महक डॉक्टर इंचार्ज थी और राजा हॉस्पिटल का एडमिन संभालता था। ये सिर्फ राजा और महक आए हॉस्पिटल से या और लोग भी आए वहाँ के? आए ना सर, वो हेड नर्स परिणीता, वो शेखर जो की मेंटेनेंस में, और वो डॉक्टर केदार, इस हॉस्पिटल के मालिक। ठीक है, अभी शांत हो जाओ। हम इस मामले के तह तक जाएंगे। अगर तुम्हारे पिताजी के साथ नाइंसाफी हुई है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। समझ में आया कि ये विनीत माफी क्यों मांग रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। और ये भी समझ में आ रहा है कि विनीत की मौत से इतने लोग खुश क्यों हैं। यानी विनीत की मौत का जिम्मेदार कोई भी हो सकता है। अब विनीत के बाद खूनी का अगला निशाना ये महक और राजा हो सकते हैं। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे क्यों मरने दिया? मेरा पीछा मत करो। ये बात किससे कर रहा है? मेरा पीछा मत करो। उन्हीं काल्पनिक लोगों से जिससे विनीत बात कर रहा था। शायद ही तुम मुझे बचा सकती थी। क्यों मरने दिया मुझे? तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये महक भी सहमी से लग रही है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, आग में मत खींचो। मेरी कोई गलती नहीं है। छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मत खींचो मुझे आग में। छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रहे हो? इधर आओ। क्या कर रहे हो यार? हैं? मैं बस परेशान हूँ, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? मुझे खुद ही निपटना होगा अपनी परेशानी से। आप इधर आओ, थोड़ा दूर हट जाओ इधर से। तो बहुत सारे लोग हैं जो विनीत की मौत की खबर सुनकर खुश हो गए हैं। हाँ सर, और अब वो महक और राजा की मौत की खबर सुनना चाहते हैं। राजा और महक, इनका बर्ताव भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था सर। काफी डरे डरे से लग रहे थे, विनीत की तरह। सर, विसरल सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है। ग्रेट। कोई गड़बड़ है? हाँ, एक आम इंसान का खून जितना लाल होता है, विनीत का खून उससे बहुत ज्यादा लाल था। ओह, अब समझ में आया कि विनीत को आत्माएं क्यों नजर आ रही थी। क्यों सर? पूर्वी, जब इंसान का खून जरूरत से ज्यादा लाल हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा लंबे समय तक कार्बन कंपाउंड के संपर्क में रहा, और इस कार्बन कंपाउंड की वजह से ही उसे हेलुसिनेशन आते हैं, जबरदस्त किस्म के।
तो मतलब किसी ने जानबूझकर विनीत को इस कार्बन कंपाउंड के संपर्क में लाया हो, जिसकी वजह से विनीत की दिमागी हालत खराब हो गई, जो उसकी मौत का कारण भी बन गई। सर, खूनी को ये कार्बन कंपाउंड मिला कहां से होगा? हमारे आसपास हर जगह कार्बन कंपाउंड फैला हुआ है। मॉडर्न जिंदगी में हम जितनी भी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब की सब, लगभग सब की सब कार्बन कंपाउंड निकालती हैं। हाँ, कोई भी मशीनों के साथ छेड़खानी करके ऐसी साजिश कर सकता है। तो कार में बैठने के ठीक पहले विनीत ऐसे किसी केमिकल के संपर्क में आया होगा, इसकी वजह से उसे ये हेलुसिनेशन वगैरह हो रहे थे। बिल्कुल बॉस, गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम को चेक करना चाहिए, गड़बड़ वही हुई है। सालों के सर तो सही बोले थे सर, भाई इसमें से तो केमिकल भर भर के आ रहा है। एक बात तो पक्की है पंकज, आत्मा कोई नहीं थी। हाँ सर, इसका मतलब अब खूनी के निशाने पे दो लोग हैं, राजा और महक। फ्यूनरल में राजा का बर्ताव ठीक नहीं था, अभी भी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे सर, दरवाजा तो खुला है। ये खूनी राजा तक पहुंच तो नहीं गया? ये क्या माहौल है? कैंडल्स, राजा, आप ठीक हो? कौन है आप लोग? सीआईडी। विनीत के अंतिम संस्कार में मिले थे हम लोग, तुम आग में कूदने वाले थे, हमने तुम्हें रोका था, भूल गए? अब आप लोगों को मुझे रोकने या बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक विनीत का खूनी पकड़ा नहीं जाता, तुम्हारी जान को भी खतरा है। अच्छा सच सच बताना, उन 12 मरीजों की मौत क्या तुम्हारी लापरवाही की वजह से गई थी? खबरदार जो मुझ पर ऐसा गंदा और झूठा इल्जाम लगाया तो। मैं निर्दोष हूं और कोई नहीं मरा मेरी वजह से। शांत शांत। राजा बड़ी मुश्किल से शांत हुआ है, इसे गुस्सा मत दिलाइए। आपकी तारीफ? श्लोक नाम है मेरा। मैं राजा की इस बुरे वक्त से बाहर निकलने में मदद कर रहा हूं। ओह, तो आप साइकियाट्रिस्ट हैं? साइकियाट्रिस्ट नहीं, साइकिक, मीडियम। इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक पुल समझ लो। दूसरी दुनिया? दूसरी कौन सी दुनिया? वही आत्माओं वाली दुनिया। वैसे हम भी एक पुल है, मुजरिमों की दुनिया से लेके जेल के अंदर सलाखों के पीछे तक पहुंचाने का पुल। पर सर, आप मुझे सलाखों के पीछे क्यों डालना चाह रहे हैं? मैं तो राजा की आत्माओं से बचाने में मदद कर रहा हूं। राजा को आत्माओं से नहीं, केमिकल पॉइजनिंग से बचाने की जरूरत है। और बंद करो अपना ये ढोंग, समझे? सर, वो कहां इशारा कर रहे? उस बूढ़े आदमी की तरफ जो एसी के पास खड़ा हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा है। मानो या ना मानो, इस कमरे के अंदर कोई शक्तिशाली आत्मा है जो राजा को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अभी पता चल जाएगा। मीटर से आत्मा देखेंगे? देखा, वो आत्मा एसी के पास ही है। मेरी ईएमएफ मशीन झूठ नहीं बोल सकती। पर हमारा भी ये मीटर गलत नहीं हो सकता, समझे? रेडी?
लगता है राजा को कार्बन कंपाउंड का असर उसकी गाड़ी से ही हुआ है। एक काम करो, ये मीटर ले जाओ, उसकी कार चेक करो। रेडी? पंकज, बताओ महक, विनीत के फ्यूनरल पे क्या देखा तुम? मैंने किसी को नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। झूठ मत बोलो। अगर कुछ नहीं देखा तो वहां से डर के भागे क्यों? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में किसी को नहीं देखा। अच्छा, अस्पताल में जो 12 मौतें हुई थी, क्या वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई थी? मेरी लापरवाही की वजह से? देखिए, मुझसे जो कुछ बन पड़ता है मैंने सब कुछ किया। मैंने डॉक्टर केदार से भी बात की, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन लिया ही नहीं, तो मैं और क्या करती। अच्छा, तो फिर इसमें डॉक्टर केदार की गलती है? उनसे भी ज्यादा गलती है उस राजा की। उसे चेक कर लेना चाहिए था कि वेंटिलेटर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उनके वक्त रहते सर्विसिंग हो रही है या नहीं। तो फिर राजा दोषी है? राजा और विनीत दोनों। विनीत को भी हमें वेंटिलेटर सप्लाई करने से पहले देख लेना चाहिए था कि वो कहीं खराब तो नहीं है। आखिर कितनी जानें टिकी थी उस वेंटिलेटर्स पे। लगता है राजा और विनीत के लिए तुम्हारे अंदर काफी कड़वाहट है। विनीत की मौत से तो बहुत खुश होगी तुम। ये कैसी बातें कर रही है आप? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम पेशेंट्स की जान बचाना है। किसी की मौत से मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? वो आ गया, वो आ गया, वो देखिए। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। पीछे है। महक, यहाँ पर कोई नहीं है। देखो, तुम घबराओ मत। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ? कार के एसी में तो कार्बन कंपाउंड नहीं है। घर के अंदर देखते हैं, चलो। हाँ पूर्वी, महक के घर पे कोई केमिकल नहीं मिला? ठीक है, जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता तुम उसके साथ ही रहो, ठीक है? सर, हाँ, कार्बन कंपाउंड यहाँ पे भी नहीं है। कहीं कोई केमिकल नहीं मिलेगा। विज्ञान की दुनिया और केमिकल की दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी दुनिया है, मानो या ना मानो। चुप, वो बंद। और जब तक बोलने को नहीं कहा जाए मुंह खोलना नहीं। राजा जी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हैं यहाँ पर। जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता सीआईडी आपके साथ ही रहेगी। मुझे सीआईडी की जरूरत नहीं है, ये है ना मेरी सुरक्षा करने के लिए। यार ये कैसे हो सकता है? ना राजा के घर में केमिकल मिला, ना महक के घर में केमिकल मिला, कैसे हो सकता है? सर, हमने राजा के घर को अच्छी तरह से चेक किया, एक एक कोना देखा, गाड़ी भी चेक की, कहीं कुछ नहीं मिला। हाँ मगर दया, अगर कोई केमिकल का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है तो फिर राजा और महक को हेलुसिनेशन हुए कैसे? कोई तो वजह होनी चाहिए। और सर, जिस तरीके से विनीत के कार के एसी में केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, ये किसी नौसिखिया का काम नहीं लगता है। तो कोई एक्सपर्ट। एक काम करते हैं, बनने वालों के घरों में देखो, शायद कोई ऐसा आदमी हो जो केमिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, कोई केमिकल्स में एक्सपर्ट। और हाँ, हॉस्पिटल के उस स्टाफ को बुलाओ। चीफ नर्स जो है ना, हेड नर्स परिणीता, फिर हेड टेक्नीशियन शेखर और मालिक केदार, तीनों को बुलाओ। सर देखते हैं। तुम्हारा नाम शेखर है? यस सर। हॉस्पिटल के हेड मैकेनिक, मेन टेक्नीशियन, मतलब हॉस्पिटल में जब भी किसी मशीनरी में प्रॉब्लम्स आ जाते तो पहले तुम्हें पता चलता है? जी हाँ सर। तो हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स खराब हो गए थे, ये तुम्हें पता नहीं था? सर पहले से पता था। तो फिर किया कुछ नहीं क्यों? बताया क्यों नहीं किसे?
हाँ? सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती? सर मैंने महक को पहले से ही बता दिया था वेंटिलेटर्स के बारे में कि वेंटिलेटर्स में प्रॉब्लम हो रही है और वो कभी भी खराब हो सकते हैं। और ये वेंटिलेटर्स बंद होने से पहले तुमने बताया था? यस सर, 1 वीक पहले। मैम मैंने आपको एक नोटिस भेजा था, वार्ड टीम के वेंटिलेटर्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ओह, मैंने वो तुम्हारा लेटर पढ़ लिया था शेखर, तुम टेंशन मत लेना, मैं कुछ करती हूँ उनमें। बट मैम मामला थोड़ा अर्जेंट है। हाँ हाँ मुझे पता है। डॉक्टर महक। यस मैम आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली बुलाया है। हाँ ओके चलो। ओके मैम। तुरंत वरी शेखर, मैं कुछ ना कुछ करूँगी पक्का। बट सर उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। हाँ, महक ने वेंटिलेटर्स खराब होने पर पेशेंट्स को बहुत बचाने की कोशिश की, मगर राजा सर इतने घबरा गए कि कुछ कर ही नहीं पाए। शेखर जी, तुम कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। सर महक की कोई गलती नहीं है, उसने मुझे वेंटिलेटर्स खराब होने के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन आपने क्या किया? सर मैंने हॉस्पिटल के एडमिन हेड को बता दिया था, राजा को, क्योंकि हॉस्पिटल के जितने भी ये मशीनरी है उनकी देखरेख की जिम्मेदारी एडमिन हेड की होती है सर। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड राजा को बता दिया और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप मालिक है ना इस हॉस्पिटल के, तो जिम्मेदारी खत्म कैसे होती है आपकी? सर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तभी तो मैं खुद गया राजा के केबिन में। राजा। जी सर। ये सब क्या कर रहे हो? अरे ये सब जरूरी नहीं है, इतने सारे मरीजों की सांसें वेंटिलेटर के भरोसे चल रही हैं, तुम यहाँ बैठे हो, अरे कुछ करो ना। जी सर, मैं अभी सप्लायर से बात करके वेंटिलेटर बदलवा देता हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी करो। जी सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने वेंटिलेटर्स बदलवाए क्यों नहीं। मैं हैरान हूँ सर, कोई भी केदार जी पे उंगली उठा नहीं रहा है। हर कोई राजा, विनीत और महक के पीछे पड़ा हुआ है। वही तो, हॉस्पिटल के मालिक है ना केदार जी, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी केदार जी तुम्हारी है। लेकिन सर अब मैं खुद जाके तो रिपेयर नहीं कर सकता ना वेंटिलेटर सर। मेरा काम है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना, और सर वो मैंने कर दिया। बल्कि मैंने विनीत से खुद बात करी, मैंने उससे कहा कि अगर ये रिपेयर हो सकते हैं तो रिपेयर करे, वरना इनको चेंज कर दे, और उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसने कोई एक्शन नहीं लिया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने क्या एक्शन लिया? और नाम भी ले रहे हो तो विनीत का जो मर चुका है, या राजा का जो जवाब देने की हालत में नहीं है। सर जो सच था वो मैंने आपको बता दिया, अब वो मानना ना मानना सर आपके हाथ में है। परिणीता। जी सर। हॉस्पिटल की हेड नर्स, तो तुम हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ जानती होंगी। जी सर। तो फिर अब सच सच बताओ, ये जो कुछ भी हुआ है किसकी लापरवाही से हुआ है? बताओ जल्दी। हाँ सर, बताती हूँ। मेरे साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश मत करना राजा। और हाँ, अगर मशीनों में कोई फिजिकल डैमेज है वो वारंटी में नहीं आता। अगर तुमको नए वेंटिलेटर चाहिए तो पूरी कॉस्ट पे करनी होगी, समझा? मैंने तुमसे घटिया इंसान आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब ना तो हमारा हॉस्पिटल तुमसे कोई सामान लेगा और ना ही शहर का कोई दूसरा हॉस्पिटल। सुनो, ये धमकी किसी और को देना, जानता नहीं तुझे मैं कौन हूँ, जो करना है कर ले। ये जो कुछ भी हुआ है इस राजा और विनीत के झगड़े की वजह से हुआ है। दोनों के झगड़े की वजह से सर इतने लोगों की जान चली गई। राजा को नए वेंटिलेटर का इंतजाम तुरंत करना चाहिए था। सर इन मरीजों के परिवार वालों में से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की है। अच्छा, 3 लोग? तो फिर उनकी कुंडली निकालो, देखते हैं। हेलो, इसे भी प्रतिबंध। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। क्या हो सर? राजा की मौत हो गई। दया, मौत तो इसकी सर पे चोट लगने की वजह से हुई। लगता है छत से कूद गया ये। जरूर हेलुसिनेशंस इतने भारी पड़ गए होंगे कि दिल मिलाकर राजा ने ऊपर से छलांग लगा दी। और तुम ख्याल रखने वाले थे ना इसका? ये ख्याल रखा तुमने? हाँ? सर राजा तो एकदम शांत तरीके से सो गया था, मुझे क्या पता था कि अचानक उठ जाएगा और खुदकुशी कर लेगा।
जिस वक्त ये सब हुआ तुम कहाँ थे? हा? सर मैं दूसरे कमरे में सो रहा था, तभी मुझे राजा के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे इन आत्माओं को नहीं झेलना, मुझे इसे निजात चाहिए, आजादी चाहिए। और जब तक मैं इसके पास पहुंचता, ये छत से कूद गया साहब। वाह क्या बात है, राजा को अकेले छोड़कर तुम घोड़े बेच के सो रहे थे? हाँ? मैंने तो कमर कस ली थी कि नहीं सोऊंगा, पर न जाने कैसे नींद आ गई। जरूर मुझे उन आत्माओं ने सुला दिया होगा। आप ये देखिए सर, मीटर की रीडिंग भी कितनी बढ़ गई है। मुझे मेरी तबीयत भी कुछ कमजोर लग रही है सर। अगर दोबारा ये मीटर दिखा दिया ना मुझे तो याद रख। एक मिनट दया, एक मिनट भाई, जरा ये मीटर देना मुझे। ये लीजिए। ये मीटर मैं रख लेता हूँ, हाँ? तुम्हें लौटा दूंगा बाद में। जी सर, पर दे दीजिएगा। हाँ जरूर दे दूंगा। अभी एक काम करो, अभी तुम घर जाके थोड़ा आराम करो, थक गए हो ना, बहुत कमजोरी होगी तुम्हें। हाँ जी सर। बराबर सोए नहीं, जाओ आराम करो। ये क्या डॉक्टर साहब, उसे जाने दिया और ये मीटर रख लिया? दया, ये मीटर जो है ना, ये बड़े काम की चीज है। इस रूम में चेक करता हूं। हाँ सर। नहीं, ऊपर चलते हैं। ये सालू के साथ आराम से, ये नीडल तो जंगली घोड़े की तरह भाग रहा है। माय गॉड, हम यहाँ पर ऐसे नहीं खड़े रह सकते दया, हमें प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने पड़ेंगे। प्रोटेक्टिव गियर्स? वो किस लिए सर? अरे अपनी सुरक्षा के लिए। ये देखो, सबसे ज्यादा मीटर रीडिंग यहीं पर है, इस एसी के नीचे। मतलब सर वो पंकज, खबरदार जो आत्मा का नाम भी लिया तो। सर ये मीटर किस तरफ इशारा कर रहा है? बताता हूँ बाहर चलो। देखा दया, ये है EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करता है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ये तो आजकल सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में होता है सर, टीवी, फ्रिज, एसी में। बिल्कुल दया, लेकिन उन अप्लायंसेस का EMF हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, ताकि लोगों पर बुरा असर ना हो। कैसा बुरा असर? इसकी वजह से लोगों को नौशिया हो सकता है, जी घबरा सकता है, बेचैनी हो सकती है, और अगर ज्यादा देर तक संपर्क में रहे तो हेलुसिनेशन होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, मतलब राजा को ये हेलुसिनेशन किसी केमिकल की वजह से नहीं हुआ है, अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की वजह से हुआ है, क्योंकि उसका वो EMF ढका हुआ नहीं था। बिल्कुल। इसका मतलब है सर, किसी ने ये जानबूझ के छेड़छाड़ की है इसमें? हो सकता है दया, वैसे ही राजा को अंदर से पछतावा महसूस हो रहा था, दुखी था बेचारा कि वो मरीजों को बचा नहीं पाया, इसीलिए हेलुसिनेशन उसे पछतावा के रूप में दिखाई देने लगे। शायद इसी पछतावे की वजह से इस विनीत की भी मौत हो गई। बिल्कुल, और वो अशोक, उससे भी कमजोरी इसीलिए महसूस हो रही थी क्योंकि वो भी काफी देर तक इस EMF के संपर्क में था। यहाँ पे वो कार्बन कंपाउंड नहीं मिला घर में। मिलेंगे कैसे थे, क्योंकि यहाँ तो EMF का इस्तेमाल हो रहा था, और सबसे ज्यादा रीडिंग मुझे बेडरूम के AC में मिली। इसका मतलब बेडरूम के AC में छेड़छाड़ हुई। फिर तो उस महक के घर में भी EMF। ओह नो, हमें तुरंत पुरी को इन्फॉर्म करना होगा। जान लेकर चैन नहीं पड़ा तुम्हें, जो फिर से मुझे मारने आई हो। तुम? मैंने तुम्हें सेल्फ डिफेंस में मारा था, और वैसे भी तुम एक मुजरिम हो।
क्या मुजरिम के घर परिवार नहीं होते? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अनाथ हो गई और ये खून देख रही हो, सब तुम्हारी वजह से। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास मत आना, मैं कहती हूँ मार दूंगी। मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, मार दूंगी। क्या कर रही तुम? छोड़ो से। सब वो आदमी क्या? सर यहाँ पे। सर रोकिए इसे, ये मुझे मारना चाहती है। पहले यहाँ से बाहर निकली, जल्दी आउट ऑफ हियर प्लीज, जल्दी फास्ट। ये हैं वो 3 लोग जिनका संबंध केमिकल इंजीनियरिंग से है। सुहास, दीपक और किशोर। खूनी इनमें से कोई भी हो सकता है। नहीं अभिजीत, कार के एसी में केमिकल फिक्स करना अलग बात है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इतनी होशियारी के साथ इस्तेमाल करना अलग बात है। मुझे लगता है ये कोई ऐसा आदमी है जिसे साइंस की, मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी जानकारी है, या तो कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट। जिसने भी किया उसने पूरा बंदोबस्त किया था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कि ये महक और राजा दोनों कायम के लिए उस ईएमएफ के असर में रहे हैं। हो सकता है जब ये दोनों हॉस्पिटल में अपना काम कर रहे थे तब भी ये ईएमएफ वहां पर प्रेजेंट था। तो फिर सर शायद हॉस्पिटल के किसी मशीन के साथ भी छेड़छाड़ की गई होगी। बिल्कुल दया, बिल्कुल। और ये करने वाला वही है, हॉस्पिटल का अंदर वाला। तो ये वो जगह है जहाँ पे महक और राजा बैठा करते थे? जी हाँ। और कौन कौन आ जा सकता था इस कमरे में? सर सिर्फ स्टाफ वालों को अंदर जाने की परमिशन थी, वो भी अगर कोई काम हो तो। मतलब बाहर का कोई आदमी यहाँ नहीं आ सकता? नहीं सर, यहाँ तक कि मरीजों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उसका मतलब तो ये हुआ कि स्टाफ का ही कोई है, मतलब आप में से कोई एक खूनी है। ये आप कैसे कह सकते? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ईएमएफ मशीन कह रही है जिसने हमें सब कुछ बता दिया है। और इस ईएमएफ मशीन के हिसाब से इस एसी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसका मतलब है राजा और महक को मारने की कोशिश की गई थी, मगर बेचारा राजा मारा गया। एसी के साथ छेड़छाड़? क्या कह रहे हैं आप लोग? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात इस कमरे में मौजूद वही इंसान समझ सकता है जो खुद खूनी है। और वो आज यहाँ एक प्रोटेक्टिव गियर पहन के आया है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से उसे कोई नुकसान ना हो। क्यों? कौन है वो? यहाँ फैशन सेंस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा शेखर। कपड़े के अंदर ये सुरक्षा कवच। तुम्हारे सारे पत्ते खुल चुके हैं शेखर। हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तुम ही यहाँ पे सिर्फ ऐसे टेक्नीशियन हो जो एसी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब जल्दी बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने किया ये सब। और क्या गलत किया अगर मैंने महक, विनीत और राजा पे इल्जाम लगाया तो? इन लोगों की वजह से 12 मरीजों की मौत हुई जो मुझसे देखा नहीं गया। और मैंने सोचा कि इन लोगों को भी वैसी ही मौत मिलनी चाहिए जैसे उन 12 मरीजों को मिली। इसलिए मैंने ईएमएफ और कार्बन कंपाउंड के जहर का इस्तेमाल किया ताकि इन लोगों को ऐसी मौत दे सकूं। मौत नहीं, एक भयानक मौत। और ये मेरा इंसाफ था। इंसाफ करने का हक सिर्फ कानून को है, किसी और को नहीं, समझे? तुम जानते थे उस केमिकल के इस्तेमाल से उन लोगों को हैलुसिनेशन होगा। वो मरे हुए मरीज उन्हें सामने दिखाई देंगे जिसकी वजह से वो पागल हो जाएंगे। क्यों? और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। जैसी मैं मौत चाहता था वैसी ही मौत विनीत और राजा को मिली। मगर अफसोस, महक को आपने एंड मोमेंट पे बचा लिया। कामयाब तो तुम तब होते जब बिना कोई जुर्म किए उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्या फर्क रह गया तुम में और उन दोनों में? अब तुम भी एक हत्यारे हो। तुम्हें क्या सजा मिलेगी इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.